कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म मेकर को जब ऐसा लगता है कि इस फिल्म का बहुत ज्यादा बॉयकॉट हो रहा है, ये फिल्म सिनेमाघर में फ्लॉप हो सकती है और उनका नुकसान हो सकता है, तो वो एक और खेल खेलते हैं। वो कुछ ऐसे लोगों की भी तलाश कर लेते हैं या उन्हीं प्रोड्यूसर्स को फिर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया और काला धन पड़ा हुआ है तो लेकर आओ, हम पूरा का पूरा थिएटर ही बुक कर लेंगे, जितनी सीटें हैं उतनी बुक कर लेंगे। और आपने कई बार देखा होगा जब आप टिकट बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि सारा का सारा सीट बुक है, सब कुछ फुल है। लेकिन जब आप उस सिनेमा घर में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यार, मेरे बगल वाली सीट तो फुल दिखाई दे रही थी लेकिन यहां पर तो खाली है। इस एक्सपीरियंस को मैंने कई बार देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। एक बनी बनाई कहानी मिल गई, आपको कहानी भी नहीं सोचना पड़ा और फ्रेम बाय फ्रेम शूटिंग भी कर ली आपने नए कलाकारों के साथ में। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ा कि किस सीन को किस तरह से फिल्माना है, सब कुछ रेडीमेड बनकर मिल गया। इस तरह राम रहीम अपने ही काले धन से टिकट्स को खरीद लिया करता था। राम रहीम जो है वो अपनी फिल्मों का जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था। राम रहीम की फिल्मों ने हमेशा से कम कमाई की थी, लेकिन जो निर्माता थे उन लोगों ने इस फिल्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसी तरह मैसेंजर ऑफ गॉड 2 ये 12 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसकी कमाई बता दी गई थी 453 करोड़ की। ये वजह है कि इस वक्त रीमेक फिल्में बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा रीमेक फिल्में होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतने ही ज्यादा पैसों की कमाई होगी। फिल्में बनाने से उनका सिर्फ एक ही मतलब है, आपका एंटरटेनमेंट का उन्होंने ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। पैसे कमाना उनका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य लक्ष्य है। दो बातें कहूंगा और ये दोनों ही बातें साबित कर देंगी कि किसी भी बदलाव से क्या फर्क पड़ता है और कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्या साल 2014 के पहले आपने राजनीति में कभी इतना बड़ा इंटरेस्ट लिया था जितना कि अब लेते हो? बिल्कुल नहीं लिया था, कभी नहीं लिया था, क्योंकि राजनीति में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वहां पर आपकी कोई जरूरत नहीं थी। राजनीति में एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। एक पक्ष काम करता है और दूसरा पक्ष जो है उसका विरोध करता है, और इसी को राजनीति कहते हैं, जिसमें जनता जो होती है वो सबसे बड़ा मोहरा होती है। दूसरा, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले बॉलीवुड का कभी इतने बड़े लेवल पर बॉयकॉट हुआ था? कभी नहीं हुआ था। अगर किसी ने थोड़ा बहुत बॉलीवुड का बॉयकॉट किया भी होगा या किसी सेलिब्रिटी का किया होगा तो छोटे लेवल पर किया होगा, और इनके जो सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो इंसान अकेला था और उसका कोई खास लक्ष्य भी नहीं था। लेकिन अब जनता के पास लक्ष्य है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का, और दूसरा, हिंदुत्व के बारे में विरोध में जो भी गलत शब्द कहेगा या गलत चीजें फैलाएगा उसे कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो बॉलीवुड वाला हो या फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो हिंदू विरोधी विज्ञापन बनाए जाते हैं, या कोई 2 कौड़ी का सड़क छाप कॉमेडियन आपकी आस्था का मजाक उड़ाते हुए पैसे कमाने का काम करता हो। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप बस एक मिसगाइडेड मिसाइल हो, जो निकला तो निशाने पर लगने के लिए है, लेकिन उसे उसके लक्ष्य का पता ही नहीं। ठीक इसी तरह से फिल्म मेकर का भी एक लक्ष्य होता है। एक फिल्म मेकर सिर्फ फिल्म मेकर नहीं होता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसने इस बात का ठेका लेकर नहीं रखा है कि वो इस देश की जनता का एंटरटेनमेंट करेगा। उसका मेन लक्ष्य यही होता है कि उसे पैसे कमाने हैं फिल्में बनाकर, और इतने पैसे कमाने हैं कि जितना वो सोच तक नहीं सकता। वो पैसे इसी तरह से कमाता है जैसे इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं, कभी अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर तो कभी अपनी सर्विसेज को बेचकर। ठीक उसी तरह से एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म को बनाकर पैसे कमाने का काम करता है। पहले फिल्में देखने का एक ही माध्यम था, सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघर। उसके बाद थोड़े बहुत बदलाव होते चले गए, केबल टीवी आए और लोग घरों में बैठकर टीवी वगैरह पे फिल्में देखने लगे। लेकिन दौर ऐसा था उस वक्त कि जब सिनेमाघर में फिल्में आया करती थी तो साल भर 6 महीने के बाद ही वो टीवी पर आती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। इंटरनेट उस वक्त था नहीं और वो हमारी औकात के बाहर था और हमारी जरूरत भी नहीं थी। और जहां पर इंसान की जरूरत नहीं होती है वहां पर इंसान इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिल्म मेकर भी फिल्में बनाते थे और अपने अपने तरीके से पैसे कमाकर निकल जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है और हर इंसान के घर पर पहुंच गया है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल आ चुका है। जितने लोग घर में उतना मोबाइल, उतने ही इंटरनेट सर्विसेज। किसी इंसान को एक वक्त का भोजन मिले या ना मिले, वो कह देगा कि नहीं चाहिए भैया भोजन, मुझे बस इंटरनेट दे दो, मैं एक कोने में पड़ा रहूंगा, वही मेरे लिए काफी है। हाई स्पीड इंटरनेट ने ओटीटी को भी जनता के बीच लाने का काम किया। ओटीटी का जो इम्पोर्टेंस है आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप फिल्म देखने जाओ या ना जाओ, लेकिन आप मोबाइल पर फिल्म को किसी न किसी बहाने से देख लेते हो, या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेकर या फिर किसी पायरेटेड साइट से उसे डाउनलोड करके, लेकिन आप एंटरटेनमेंट लेते हो।
जब फिल्में देखने का माध्यम इतना बढ़ गया है, लोगों की रीच इतनी पहुंच गई है, करोड़ों में लोग हो चुके हैं, हर हाथ में मोबाइल हो चुका है, तो फिल्म मेकर ने भी सोच लिया कि हम भी अपना पैसा कमाने का दायरा बढ़ा लेते हैं। हम बस फिल्में ही बनाएंगे, रीमेक पर फिल्में बनाएंगे, हमें जनता के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। राइट्स खरीदेंगे, रीमेक बनाएंगे, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। एक बनी बनाई कहानी मिल गई, आपको कहानी भी नहीं सोचना पड़ा और फ्रेम बाय फ्रेम शूटिंग भी कर ली आपने नए कलाकारों के साथ में। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ा कि किस सीन को किस तरह से फिल्माना है, सब कुछ रेडीमेड बनकर मिल गया। समझ लो कि आपने किसी फिल्म का राइट्स 10 करोड़ में खरीदा है और उस फिल्म को बनाने में 50 करोड़ लग गए। तो कई बार ऐसा होता है कि फिल्म मेकर जब उसमें बड़े स्टार कास्ट को लेते हैं तो उसकी थोड़ी बजट बढ़ जाती है और फिल्म को 300 करोड़ 350 करोड़ का बता देते हैं, ताकि उस फिल्म की जो मार्केट वैल्यू हो वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। आपके पसंदीदा और बड़े स्टार कास्ट होंगे तो आप उस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाओगे। आज भले ही बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन काम ऐसे ही होता है। अब यहां से शुरू होता है असली बिजनेस। जिस प्रोडक्शन हाउस का जितना बड़ा नाम है, उसके पीछे उतने पैसे लगाए जाते हैं। अब समझ लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस है, उसका बहुत बड़ा नाम है। अब वो कोई फिल्म बनाता है, 300-400 करोड़ की बजट की वो फिल्म जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे पैसे उसने ही लगाए। उसमें 4-5 और भी नाम आप देखते होंगे ओपनिंग क्रेडिट्स में, विकिपीडिया पर भी देख लेते होंगे। लेकिन उसके बाद भी 40-50 ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम क्रेडिट्स में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में करोड़ों रुपए लगाए होते हैं। और यहीं पर होता है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम। ब्लैक मनी व्हाइट भी हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है। जिस दिन फिल्म बनाने की प्लानिंग होती है, उसी दिन ये बात डिसाइड हो जाती है कि किसको कितने प्रतिशत हिस्सा जाने वाला है। इंटरनेट ने इतनी ऑडियंस बना दी है कि फिल्म की एक एक चीज को बेचा जाता है। जैसे चोर बाजार में कोई गाड़ी चोरी करके ले जाए तो उसके एक एक पुर्जे को अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता है निकालकर। ठीक उसी तरह से एक फिल्म मेकर भी फिल्म के हर उस हिस्से को बेच देता है जहां से उसकी कमाई होनी होती है। समझ लीजिए कि किसी को अपने ब्रांड का विज्ञापन करना है तो फिल्म के किसी सीन में उसके विज्ञापन को डिस्प्ले कर दिया जाता है, या डायलॉग के हिसाब से उसमें दे दिया जाता है कि ये डायलॉग मार दो इस प्रोडक्ट के नाम का। ऐसे भी काम हो जाता है। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट में जो कंपनीज के, जो ब्रांड्स के आप लोगो देखते हैं, वहां से भी पैसे कमाए जाते हैं, और ये बात आपको भी पता है। फिर उसके बाद डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स, यूट्यूब पर भी फिल्म अपलोड करके वहां पर करोड़ों में व्यूज आते हैं। गाने अपलोड करके करोड़ों में व्यूज आते हैं, वहां से भी पैसे की कमाई होती है। एक फिल्म मेकर फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जितने पैसे लगाता है उतने कमाकर निकल भी जाता है। नुकसान अगर किसी को होता है तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमाघर के मालिक। अगर फिल्म अच्छा बिजनेस कर लेती है और प्रॉफिट से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है, तो फिल्म मेकर उसमें भी कुछ प्रतिशत हिस्सा लेता है। और अगर फ्लॉप हो गई तो कोई बात ही नहीं है, उसे कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। नुकसान तो डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ है, सिनेमाघर मालिक को हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि फिल्म कितनी भी बकवास हो, जब जनता उस फिल्म को देखकर आती है तो कहती है कि यार ये इतनी बकवास फिल्म बनी है, पता नहीं क्यों मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। क्योंकि मीडिया में भी करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं सिर्फ उसके प्रमोशन के नाम पर। आपने देखा होगा मीडिया वाले, तमाम मीडिया वेबसाइट हैं, तमाम सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके टेलीविजन है, न्यूज चैनल्स है, वहां पर दिन भर उनके बारे में ही बात की जाती है। इक्का दुक्का आर्टिकल में उनके बारे में थोड़ी बहुत बुराई कर दी जाती है ताकि बैलेंस बना रहे, ये ना लगे कि भैया ये पैसे खाकर बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म मेकर को जब ऐसा लगता है कि इस फिल्म का बहुत ज्यादा बॉयकॉट हो रहा है, ये फिल्म सिनेमाघर में फ्लॉप हो सकती है और उनका नुकसान हो सकता है, तो वो एक और खेल खेलते हैं। वो कुछ ऐसे लोगों की भी तलाश कर लेते हैं या उन्हीं प्रोड्यूसर्स को फिर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया और काला धन पड़ा हुआ है तो लेकर आओ, हम पूरा का पूरा थिएटर ही बुक कर लेंगे, जितनी सीटें हैं उतनी बुक कर लेंगे। और आपने कई बार देखा होगा जब आप टिकट बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि सारा का सारा सीट बुक है, सब कुछ फुल है। लेकिन जब आप उस सिनेमा घर में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यार मेरे बगल वाली सीट तो फुल दिखाई दे रही थी लेकिन यहां पर तो खाली है। इस एक्सपीरियंस को मैंने कई बार देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। रियलिटी ये होती है कि फिल्म के सारे टिकट्स पहले से ही खरीद लिए जाते हैं फिल्म मेकर के द्वारा ही, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए। और इसमें सिनेमा घर के जो मालिक होते हैं उनसे भी साठगांठ कर ली जाती है और डील वहीं तक रहती है, ये बाहर आने ही नहीं पाती है। ये इतना बड़ा बिजनेस का हब है जिसमें आप समझने जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो फ्रॉड के सबसे बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आपने गुरमीत राम रहीम को भी देखा होगा, उसने सबसे ज्यादा
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया था अपनी फिल्मों में पैसे लगा लगा कर। मतलब पैसे भी उसी ने लगाए और पैसे रिटर्न होकर उसके पास ही आ गए। सिनेमाघर मालिकों से ये साठगांठ कर लेता था गुरमीत राम रहीम और ये दिखाता था कि सिनेमाघर एकदम हाउसफुल है, फुल हाउसफुल शो चल रहा है। और फिल्में उसकी आपने देखी होगी, कितनी वाहियात कचरा फिल्में थी, उसमें कुछ भी नहीं था, तो उस फिल्म को देखने कौन जाएगा। इस तरह राम रहीम अपने ही काले धन से टिकट्स को खरीद लिया करता था। राम रहीम जो है वो अपनी फिल्मों का जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था। राम रहीम की फिल्मों ने हमेशा से कम कमाई की थी, लेकिन जो निर्माता थे उन लोगों ने इस फिल्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। साल 2015 में गुरमीत राम रहीम की मैसेंजर ऑफ गॉड रिलीज हुई थी। 17 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसे बता दिया कि 126 करोड़ कमाए हैं। इसी तरह मैसेंजर ऑफ गॉड 2 ये 12 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसकी कमाई बता दी गई थी 453 करोड़ की। राम रहीम की फिल्मों का वास्तविकता से कोई भी लेना दे। विकिपीडिया पर आप जाकर राम रहीम की जितनी भी फिल्में हैं आप देख लीजिए, वहां पर जो कलेक्शन लिखकर आएगा वो डिस्प्यूटेड लिखकर आएगा। एक्चुअल कमाई का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। राम रहीम के कुछ भक्तों ने भी दावा किया था कि राम रहीम नोटबंदी के दौरान यानी डीमोनेटाइजेशन के दौरान अपने ही काले धन को अपने भक्तों को दिया और उनसे उतनी ही अमाउंट का, जिन जिन भक्तों को जितने पैसे दिए थे उनसे उतने का चेक लेकर डोनेशन के नाम पर अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। इस तरह से राम रहीम की जो ब्लैक मनी थी एक ही झटके में व्हाइट मनी में तब्दील हो गई। आप जितना सोच नहीं सकते इस दुनिया में उतने बड़े बड़े फ्रॉड लेवल के लोग हैं। स्कैम 1992 आपने देखी ही है। और हर जगह, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे कोई बाबा हो या पॉलिटिशियन हो, हर कोई इसी तरह से काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करता है, यानी जनता के इमोशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये वजह है कि इस वक्त रीमेक फिल्में बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा रीमेक फिल्में होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतने ही ज्यादा पैसों की कमाई होगी। और फिल्म की किसी भी कलेक्शन पर आप कभी यकीन मत करना। जो छोटे बजट की फिल्में होती हैं उसमें इतना झोलझाल नहीं होता है, उसके कलेक्शन ठीक ठाक ही होते हैं। लेकिन जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं जिसमें बड़े स्टार कास्ट होते हैं, जिस फिल्म के प्रमोशन को जमकर सोशल मीडिया पर न्यूज वालों के साथ हर किसी जगह पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं, उन फिल्मों में झोल जरूर होता है। फिल्म से जुड़े जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, म्यूजिशियंस हो, कोरियोग्राफर्स हो, डायरेक्टर हो, ये जितने भी लोग हो, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो, इन सभी को इनका पैसा दे दिया जाता है। जो भी ये मेहनत करते हैं ये अपना पैसा लेकर साइड में हो जाते हैं और फिल्म मेकर को क्या करना है उसने तो पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। मतलब हर किसी के पास काम भी है और पैसे भी मिल रहे हैं। ये रोलिंग बस घूम रही है और ये जनता के समझ में नहीं आ रही है। जनता को इससे कोई लेना देना भी नहीं है कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, कि कौन कितना बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिल्म मेकर जो होते हैं वो पक्के वाले बिजनेसमैन है। जैसे इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक इसी तरह से वो भी एक बिजनेसमैन है। फिल्में बनाने से उनका सिर्फ एक ही मतलब है, आपका एंटरटेनमेंट का उन्होंने ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। पैसे कमाना उनका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य लक्ष्य है। इस वीडियो में कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, पता नहीं आपको कितनी बातें समझ में आई होगी और हो सकता है कुछ बातें आपको गलत भी लगी हो, वाहियात लगी हो। लेकिन आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कि आपके कमेंट्स को लेकर कुछ और ही वीडियोस बना दी जाए।